जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला नजर आता है। इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी किस्मत अपना एक ऐसा पन्ना पलटती है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होती। नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा, और आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो किस्मत, भरोसे और अटूट प्रेम की एक ऐसी दास्तान है जो आपके दिल को छू लेगी और आपकी आंखों को नम कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है देवपुर नाम के एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन व्यस्त शहर से। इस शहर के बीचों बीच खड़ा था स्वर्ण महल, जो पूरे राज्य का सबसे आलीशान और मशहूर विश्राम गृह यानी होटल था। इसी स्वर्ण महल की चार दीवारी के भीतर पिछले 4 सालों से काम कर रही थी सुहासिनी। सुहासिनी एक बेहद शांत, संस्कारी और अपनी धुन में मग्न रहने वाली महिला थी। वो होटल में साफ सफाई और कमरों की देखरेख का काम किया करती थी। उसकी उम्र लगभग 30 साल रही होगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी उदासी छाई रहती थी जिसने उसकी उम्र को और भी बड़ा दिखा दिया था। सुहासिनी के साथ काम करने वाली उसकी सहेली विमला अक्सर उसे देखकर दुखी होती थी। एक दिन जब दोनों दोपहर के समय थोड़ा आराम कर रही थीं, तब विमला ने सुहासिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सुहासिनी, आखिर तू कब तक ऐसे ही अपनी जिंदगी काटेगी? सुबह से लेकर रात तक बस काम काम और काम। न तू कभी हंसती है, न कभी किसी से अपने मन की बात कहती है। तेरे इस सूनेपन को देखकर मुझे डर लगता है। कोई तो होगा तेरे इस अकेलेपन का कारण। सुहासिनी ने एक ठंडी आह भरी। उसकी आंखों में बीते हुए कल की कुछ परछाइयां तैरने लगीं। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछीं और भारी आवाज में कहा, कुछ घाव ऐसे होते हैं विमला, जिन्हें हवा लगे तो वो और भी ज्यादा दर्द देते हैं। मेरी जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। मेरा एक हंसता खेलता घर था। मेरे पति थे, जिनका नाम माधव था। हम दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे। माधव बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। वो हमेशा कहते थे कि वो मुझे एक दिन महलों की रानी बनाकर रखेंगे। उन्होंने शहर में एक छोटा सा व्यापार शुरू किया था, जिसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा कर्ज ले लिया था। सुहासिनी की आवाज बीच में ही भर्रा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बोली, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका व्यापार पूरी तरह से डूब गया। कर्ज देने वाले लोग रोज हमारे घर के बाहर आकर गालियां देते और धमकियां देते थे। एक रात जब मैं सो रही थी, माधव मुझे बिना बताए कहीं चले गए। सुबह उठकर मैंने देखा तो सिर्फ एक खत रखा था, जिसमें लिखा था कि वो ये सब ठीक करने जा रहे हैं और जब तक वो मेरे लायक नहीं बन जाते वो वापस नहीं लौटेंगे। कर्जदारों के डर से मुझे भी अपना घर और गांव छोड़ना पड़ा। भटकते भटकते मैं इस देवपुर शहर में आ गई और अपनी जान बचाने के लिए इस होटल में काम करने लगी। आज 4 साल हो गए हैं विमला। हर दिन दरवाजे की तरफ मेरी नजरें सिर्फ इसलिए उठती हैं कि शायद माधव आ जाए। विमला की आंखें भी नम हो गईं। उसने सुहासिनी को गले से लगा लिया और कहा, तू चिंता मत कर सुहासिनी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखना, एक दिन तेरे माधव जरूर लौटेंगे। समय अपनी चाल चलता रहा। स्वर्ण महल होटल में एक दिन अचानक से बहुत हलचल मच गई। होटल के मुख्य प्रबंधक, जिनका नाम भवानी शंकर था, उन्होंने सभी कर्मचारियों को एक बड़े से हॉल में इकट्ठा किया। भवानी शंकर एक बहुत ही सख्त मिजाज के इंसान थे। उन्होंने अपनी भारी आवाज में सबको संबोधित करते हुए कहा, आप सभी ध्यान से सुने। हमारे इस स्वर्ण महल होटल को अब एक बहुत बड़े उद्योगपति ने खरीद लिया है। उनका नाम सेठ माधवेंद्र है। वो कल हमारे होटल का मुआयना करने के लिए आ रहे हैं। मैंने सुना है कि वो बहुत ही अनुशासन वाले इंसान हैं और उन्हें काम में कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए होटल का कोना कोना चमकना चाहिए, खासकर सबसे ऊपरी मंजिल का खास कमरा जहां सेठ माधवेंद्र ठहरने वाले हैं। उस कमरे की जिम्मेदारी मैं सुहासिनी को सौंपता हूं, क्योंकि वो अपने काम में सबसे पक्की है। सुहासिनी ने चुपचाप सिर हिलाकर हामी भर दी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि होटल का मालिक कौन है। उसके लिए तो बस ये 2 वक्त की रोटी कमाने का एक जरिया था। पूरी रात सुहासिनी और बाकी कर्मचारियों ने मिलकर होटल को दुल्हन की तरह सजाया। सुहासिनी ने उस खास कमरे को बहुत ही बारीकी से साफ किया। कमरे की मेज पर उसने सफेद गुलाब के फूल सजाए। सफेद गुलाब सुहासिनी के पति माधव को बहुत पसंद थे। जब भी वो उदास होती थी तो माधव की याद में सफेद गुलाब ही सजाती थी।
अगली सुबह देवपुर शहर में एक लंबी और चमचमाती हुई गाड़ी स्वर्ण महल के दरवाजे पर आकर रुकी। भवानी शंकर और बाकी सभी बड़े अधिकारी हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए दरवाजे पर खड़े थे। सभी कर्मचारी एक कतार में सिर झुकाए खड़े थे। सुहासिनी भी सबसे पीछे वाली कतार में खड़ी थी। उसकी नजरें जमीन पर ही टिकी थीं। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक लंबा रुतबेदार इंसान बाहर निकला। उसने एक बहुत ही कीमती सूट पहन रखा था और आंखों पर चश्मा था। वो सेठ माधवेंद्र थे। भवानी शंकर ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। स्वर्ण महल में आपका स्वागत है सेठ जी। हमने आपके आने की सारी तैयारियां कर ली हैं। आइए मैं आपको आपका खास कमरा दिखाता हूं। भवानी शंकर ने बहुत ही चापलूसी भरे लहजे में कहा। माधवेंद्र बिना कुछ बोले भवानी शंकर के साथ आगे बढ़ गए। पूरे होटल का मुआयना करते हुए माधवेंद्र सबसे ऊपरी मंजिल के उस खास कमरे में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, उनकी नजर सीधे मेज पर सजे उन सफेद गुलाबों पर पड़ी। माधवेंद्र के कदम वहीं रुक गए। उनके चेहरे का रंग अचानक से बदल गया। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और उन फूलों को बहुत ही ध्यान से देखने लगे। भवानी शंकर को लगा कि शायद सेठ जी को ये फूल पसंद नहीं आए। वो घबराते हुए बोले, माफी चाहूंगा सेठ जी, ये फूल उस सफाई कर्मचारी ने अपनी मर्जी से रख दिए होंगे। मैं अभी इन्हें हटवा देता हूं और उस कर्मचारी को नौकरी से निकाल देता हूं। माधवेंद्र ने अपना हाथ उठाया और बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, नहीं भवानी शंकर जी, इन फूलों को कोई नहीं हटाएगा। ये मेरे सबसे पसंदीदा फूल हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये फूल यहाँ किसने रखे हैं, क्योंकि ये जिस अंदाज में सजाए गए हैं वो मुझे किसी अपने की याद दिला रहे हैं। उस कर्मचारी को तुरंत मेरे सामने बुलाकर लाइए। भवानी शंकर की जान में जान आई। उन्होंने तुरंत एक कर्मचारी को दौड़ाया और सुहासिनी को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सुहासिनी अपने पसीने से भीगे चेहरे और मामूली सी सूती साड़ी में सिर झुकाए उस कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसे लग रहा था कि शायद उससे कोई गलती हो गई है और आज उसकी नौकरी चली जाएगी। भवानी शंकर ने कड़क आवाज में कहा, सुहासिनी, अंदर आओ और सेठ जी को बताओ कि तुमने ये फूल यहां क्यों रखे। सुहासिनी डरते डरते कमरे के अंदर आई। माधवेंद्र उस समय खिड़की की तरफ मुंह करके खड़े थे। सुहासिनी ने अपने कांपते हुए हाथों को जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझे नहीं पता था कि आपको ये फूल पसंद नहीं आएंगे। वो मेरे पति को सफेद गुलाब बहुत पसंद थे, इसीलिए मैंने अनजाने में ये यहाँ सजा दी। मैं अभी इन्हें हटा देती हूँ। वो आवाज, वो सहमी हुई लेकिन जानी पहचानी आवाज सुनकर माधवेंद्र के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास खड़ी उस कमजोर और सादे कपड़ों वाली महिला को देखकर माधवेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। और दूसरी तरफ जैसे ही सुहासिनी ने अपना सिर उठाया और सेठ माधवेंद्र का चेहरा देखा, उसके हाथों से वो कपड़े का टुकड़ा छूटकर जमीन पर गिर गया जिससे वो सफाई कर रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। भवानी शंकर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। सुहासिनी के होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो बस इतना ही कह पाई, माधव, आप। माधवेंद्र, जो अब तक एक बहुत ही सख्त सेठ दिख रहे थे, उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। वो दौड़कर सुहासिनी के पास आए और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। सुहासिनी, मेरी सुहासिनी, तुम इस हाल में यहां। माधव की आवाज में एक गहरा दर्द और पछतावा था। भवानी शंकर, जो अब तक बुत बने खड़े थे, हक्के बक्के रह गए। उन्होंने हकलाते हुए पूछा, सेठ जी, आप इस सफाई कर्मचारी को जानते हैं? माधव ने गुस्से से भवानी शंकर की तरफ देखा और दबी हुई दहाड़ के साथ कहा, अपनी जबान पर लगाम रखो भवानी शंकर। ये कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। ये इस पूरे स्वर्ण महल की असली मालकिन है। ये मेरी पत्नी है, मेरी सुहासिनी। ये सुनते ही भवानी शंकर के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो पसीने से तरबतर हो गए। सुहासिनी अभी भी सदमे में थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान उसे छोड़कर चला गया था, वो आज इतने बड़े होटल का मालिक बनकर उसके सामने खड़ा है। सुहासिनी ने अपने हाथ माधव की पकड़ से छुड़ाए और कुछ कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक शिकायत भी थी। आप इस इतने बड़े होटल के मालिक हैं और मैं
मैं पिछले 4 सालों से लोगों के झूठे बर्तन उठा रही हूँ, कमरों में झाड़ू लगा रही हूँ। आप मुझे उस भयानक हालत में उन दरिंदों के बीच अकेला छोड़कर चले गए थे माधव। क्या एक बार भी आपको मेरी याद नहीं आई? क्या एक बार भी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी सुहासिनी जिंदा भी है या मर गई? सुहासिनी फूट फूट कर रोने लगी। उसका बरसों का दबा हुआ दर्द आज आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा था। माधव वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दो सुहासिनी। मैं जानता हूं कि मेरी गलती की कोई माफी नहीं है, लेकिन यकीन मानो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। उस रात जब मैं घर से निकला था तो मेरे पास खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन फिर मुझे तुम्हारा चेहरा याद आया। मैंने सोचा कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारा क्या होगा। मैं शहर आ गया। मैंने खदानों में मजदूरी की, भूखा सोया, रात दिन एक कर दिया। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, तुम्हारे लिए वो सब कुछ वापस पाना जो मेरी वजह से छिन गया था। माधव ने सुहासिनी का हाथ दोबारा पकड़ा और आगे कहा, जैसे ही मैंने कुछ पैसे जोड़े और अपना पुराना कर्ज चुकाया, मैं तुम्हें लेने हमारे गांव गया था सुहासिनी। लेकिन वहां जाकर पता चला कि तुम बहुत पहले ही वो गांव छोड़ चुकी हो। मैंने पागलों की तरह तुम्हें हर जगह ढूंढा। पुलिस, जासूस, अखबार, कोई जगह नहीं छोड़ी। मैंने अपना ये व्यापार सिर्फ इसलिए इतना बड़ा किया ताकि मेरा नाम सुनकर शायद तुम मुझ तक पहुंच जाओ। मैंने देश भर में कई होटल खरीदे, सिर्फ इस उम्मीद में कि किसी ना किसी शहर में तो मुझे मेरी सुहासिनी मिल ही जाएगी। ये स्वर्ण महल भी मैंने सिर्फ एक व्यापार के लिए नहीं खरीदा था। मुझे किसी ने बताया था कि तुम्हारे जैसी दिखने वाली एक महिला देवपुर में देखी गई है। माधव की बातें सुनकर सुहासिनी का दिल पसीजने लगा। वो देख सकती थी कि माधव की आंखों में सच्चाई थी। जिस इंसान ने उसके लिए इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी कर दी, वो इंसान उससे बेवफाई नहीं कर सकता था। माधव ने खड़े होकर सुहासिनी के आंसू पोंछे और कहा, सुहासिनी, मैंने तुम्हें महलों की रानी बनाने का जो वादा किया था, वो आज मैं पूरा करना चाहता हूं। ये सब कुछ तुम्हारा है। ये होटल, ये दौलत, ये सब मेरी उस गलती का प्रायश्चित है जो मैंने तुम्हें अकेला छोड़कर की थी। क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दोगी? क्या तुम अपने माधव को माफ नहीं करोगी? सुहासिनी ने माधव की आंखों में देखा। उन दोनों के बीच जो 4 सालों की दूरियां थीं, वो उन चंद आंसुओं में बह गईं। सुहासिनी ने अपने दोनों हाथ माधव के गले में डाल दिए और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माधव ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। कमरे में खड़े भवानी शंकर और बाकी कर्मचारियों की आंखें भी इस अनोखे मिलन को देखकर छलक उठीं। अगले ही दिन जो सुहासिनी इस होटल में एक साधारण सी साड़ी पहनकर झाड़ू पोछा किया करती थी, वही सुहासिनी आज सबसे कीमती रेशमी साड़ी पहनकर सेठ माधवेंद्र के साथ होटल के मुख्य द्वार से अंदर आई। सभी कर्मचारियों ने सिर झुकाकर अपनी मालकिन का स्वागत किया। विमला, जो उसकी सहेली थी, वो दूर खड़ी खुशी के आंसू रो रही थी। सुहासिनी ने जाकर विमला को गले लगा लिया और उसे हमेशा के लिए अपने पास अपने घर में रख लिया। किस्मत ने सुहासिनी की परीक्षा जरूर ली, लेकिन अंत में उसे वो सब कुछ लौटा दिया जिसकी वो असल में हकदार थी। एक पत्नी जो कल तक दूसरों के कमरों की धूल साफ करती थी, आज किस्मत के पहिए ने उसे उसी जगह की रानी बना दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्चा प्रेम और पवित्र रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। अगर नीयत साफ हो तो भगवान बिछड़े हुए लोगों को मिलाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता है। कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात चाहे कितनी भी काली और लंबी क्यों ना हो, सुबह की किरण हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी किस्मत का कोई ऐसा चमत्कार देखा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली पारिवारिक और सच्ची कहानियों के लिए आपके अपने चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वर्मा स्टोरीज। धन्यवाद।